नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और इस वक्त मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गया हूं। बात कर रहा हूं एबीपी न्यूज़ से। मुझे बड़ी खुशी है कि 4 हफ्ते मैं बिग बॉस के घर में रहा और मैं वहां ट्रॉफ़ी जीतने नहीं गया था। मैं गया था लोगों के दिल जीतने, हमारे दर्शकों के दिल जीतने, हाउसमेट्स के दिल जीतने, और मुझे लगता है मैं उसमें कामयाब रहा हूं। मैं बहुत अच्छा खेलने गया था और मैं बहुत अच्छा खेलकर घर से बाहर आया हूं। बड़ी खुशी है कि मैं 4 हफ्ते बिग बॉस के घर में रहा और ये जानकर मुझे बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि मेरे जाने के बाद भी हमारे हाउसमेट्स के आंखों में आंसू थे। आंसू तो मेरी आंखों में भी थे, लेकिन रोना नहीं था। अगर मैं रो पड़ता तो क्या होता, शायद उनको ढांढस बंधाने वाला कोई नहीं होता। मेरा एग्जिट हुआ बड़ा नाटकीय था। जिस ढंग से रणवीर ने मुझे नॉमिनेट किया, फिर रणवीर इस बात को लेकर बड़ा रिग्रेट करते रहे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, रणवीर भाई, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल पाता। और बिग बॉस के घर में भी मेरी किस्मत में यही लिखा था कि आप मुझे नॉमिनेट करते और अचानक एकाएक मैं बाहर निकलता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जब बिग बॉस के घर से निकला हूँ तो सबके दिल जीत कर निकला हूँ, दर्शकों को एंटरटेन करके लौटा हूँ। दर्शक सोच रहे थे शायद एक पत्रकार वहाँ पर जाकर क्या करेगा, लेकिन मैंने ये दिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, समझाने की कोई उम्र नहीं होती, और बदलती हुई दुनिया के साथ चलना ही समय की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। वही मैं करने गया था बिग बॉस के घर में। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी ओवरऑल घर में देखा, आप एक अनसेंसर्ड बातें अपनी ओर से करने गए थे। आपको लगा कि क्या वो पूरी तरह से बात हो पाई, चीज़ें आप अपनी तरह से रख पाए? क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट मिला, बहुत प्यार मिला सभी कंटेस्टेंट द्वारा। क्या लगा आपको? अब देखिए, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बड़ी थी। मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बड़ी ये थी कि मैं घर के उम्र दराज लोगों में से था। उम्र से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 60-70 का हो गया हूँ, आई एम जस्ट 50। लेकिन हाँ, 31 साल के पत्रकारिता के अनुभव के साथ गया था। ये वो अनुभव था जो मुझे समय समय पर कई सारी चीज़ें सिखाते हुए आया है, और मैं यही अपने साथियों को बताता था कि ज़िंदगी में जब मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे धीरज और संयम हमको अपने साथ रखना है, कैसे अननेसेसरी एग्रेशन से हमको दूर रहना है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बिग बॉस के फॉर्मेट में शायद ये चीज़ें उतनी फिट ना होती हो, लेकिन हर आदमी ने मुझे गंभीरता से सुना, उससे कुछ ना कुछ सीखा। और जब मैं चल रहा था तो मैंने लवकेश कटारिया के मुंह से ये शब्द भी शो के अंदर कल सुना कि इस घर में समझाने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन मैं जितना समझा के आया हूँ काफ़ी है। मुझे लगता है सभी लोग बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे और दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, और जो सबसे काबिल होगा वो ये ट्रॉफ़ी लेकर जाएगा, क्योंकि बिग बॉस की ट्रॉफ़ी इस देश की रियलिटी टीवी की सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी है और एक बहुत काबिल हाथों में ये जानी चाहिए, मैं यही कहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, भले ही कुछ चीजें लोगों को लग रही थी कि कुछ लोगों को घर में लग रहा था कि आप पूरी तरह से खेल नहीं पा रहे हैं, आपको भी एक बार मैंने देखा आपको भी टास्क के दौरान थोड़ा बहुत फील हो गया था कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या कैप्टेंसी की वजह से थोड़ा सा पीछे रहना चाह रहे थे? क्योंकि हमने देखा था, बट ओवरऑल सब यही जानते हैं कि पूरा घर आप ही चला रहे थे, मास्टरमाइंड तक आपको कह दिया गया घर में। मास्टरमाइंड मुझे कहा गया हो, लेकिन मास्टरमाइंड में जैसा मैं खेला नहीं। अगर मैं मास्टरमाइंड की तरह खेला होता तो शायद हमारी जो सबसे ख़ास मित्र है सना मकबूल, जब मेरे पास ऑफ़र लेकर आई कि मैं कैप्टन ऑफ द हाउस बन जाऊं, तो मुझे उनके ऑफ़र को कबूल कर लेना था और वहाँ की जो इंटरनल डायनेमिक्स और इक्वेशंस हैं उनको पूरी तरह से चेंज कर देना था। लेकिन मैं ये चाहता था कोई यंग इंसान जो नई पीढ़ी का हो वो कैप्टन ऑफ द हाउस बने, उसको कुछ सीखने का मौका मिले। इसीलिए रणवीर अरमान को चाहते थे और मैं रणवीर के साथ रहा। ऐसा नहीं मैं बाकी को नहीं चाहता। अगर मैं अगले हफ्ते होता और कैप्टन ऑफ द हाउस मुझे बनाना होता तो मेरी चॉइस जो है वो विशाल होता, रणवीर भाई नहीं। और रणवीर भाई को मैं ये बात कहता भी कि नहीं, ये जो चॉइसेस हैं ये नए लोगों को दी जानी चाहिए। ये आरोप गलत है कि मैं खेला नहीं, मैं खेला, अपने ढंग से खेला, लेकिन मेरी कुछ अपनी मर्यादाएं थी। मर्यादा ये कि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। वर्किंग जर्नलिस्ट होते हुए और अभी भी मेरी जो प्राइम पारी है वो मैं कहूँगा ख़त्म नहीं हुई है। उस प्राइम पारी में मुझे अभी कई अच्छी इनिंग्स खेलनी है, तो मैं थोड़ा संयम में था। अगर ये कहा जाए कि मैं अननेसेसरी चीज़ों में
इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, या ये कहिए अननेसेसरी झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, मैं जो ओपिनियंस नहीं दे रहा था उसमें मुझे ये लगता था कि मैं अननेसेसरी किसी एक की पार्टी बन जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता था। हाँ, पार्टी में आखिरी में बना जब कैप्टन ऑफ द हाउस अरमान को बनाने वाली बात थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं चाहता था इसे यंग पीढ़ी को दिया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से सना मकबूल एक बार कैप्टन बन चुकी थी। अरमान को कैप्टन बनते हम लोग देखना चाहते थे, और मैं फिर यही कहूँगा कि अगर मेरे को अगली चॉइस मिलती तो मेरी वो चॉइस विशाल पांडे होते। ओके सर, आपसे एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से घर के डायनामिक्स थे पूरे ओवरऑल, आपने अपने नज़रिए से किस तरह से समझा, किसको क्या आपको लगा कि ये खेल रहा है या फिर ये जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं? आपको क्या पूरी डायनामिक्स समझ में आई, क्योंकि आपने करीब से देखा सभी को? मैंने सभी को करीब से देखा। सना का अपना एक रोल होता था, सना का अपना एक नज़रिया होता था। मैं सना मकबूल की बात कर रहा हूँ। विशाल और लवकेश उनके साथ जेल करते थे, और ये तिकड़ी जो है गेम में अभी भी बनी हुई है। शिवानी आती जाती रही, शिवानी उन तीनों के साथ बैठती थी भी, लेकिन शिवानी ने बाकी लोगों से भी बहुत अच्छे संबंध बना कर रखे थे। दूसरी तरफ की बात करें तो एक तरफ साई केतन थे, अरमान थे, उनकी पत्नी कृतिका थी, रणवीर थे, और एक हद तक लोग आखिरी में जब खासतौर पर अरमान को कैप्टन बताया गया तो मुझे भी उन लोगों के साथ आइडेंटिफाई किया गया। तो मैं मान सकता हूं कि हाँ ठीक है, 2 ग्रुप बने हुए थे। अच्छा है, गेम तभी अच्छा होता है जब 2 टीमें एक के बाद एक खेलें। हाँ, टास्क में हमने ज़रूर देखा कि टीमों की कंपोजिशन को बदला गया। टास्क में मैं जज भी रहा, टास्क में कई सारी गुगली फेंकी गई, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो टीम थी इसने कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पर बढ़ाई। हाँ, कुछ लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाते थे, कुछ लोगों के दिमाग में कैलकुलेशंस भरी पड़ी होती थी। मेरे दिमाग में इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं थी। बिग बॉस मैंने बहुत कम देखा, पिछला सीज़न थोड़ा बहुत देखा था, इसलिए मेरे मन में किसी भी तरह का जो जिसको बोलते हैं ना पुराने अनुभव के साथ जो बिग बॉस के अंदर आया था, तो बार बार उनको डांट भी पड़ी कि आप पुराने शोज़ को देखकर ठीक उसी का रिपीट यहाँ पर करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, लोगों के साथ जुड़े होने के बाद, जैसे कैप्टन ऑफ द हाउस की अगर बात की जाए तो कैप्टन ऑफ द हाउस में मैंने अरमान का साथ दिया। मैंने खुद जो अपने नॉमिनेशन को लेकर सना मकबूल से बार बार ये कहा कि सना मैं नहीं बनना चाहता, और नहीं बनने चाहते का मेरा रीज़न यही था कि जो यंगर जनरेशन है उसको कैप्टन ऑफ द हाउस बनने का मौका दिया जाना चाहिए। मैंने बहुत अनुभव लिए हैं ज़िंदगी में, मैंने बहुत अनुभव देखे हैं। पिछले 20 साल से मैं नेशनल लेवल के कई सारे चैनल को डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशन पे हैंडल करता रहा हूं। तो मेरे लिए बिग बॉस का अनुभव जो रहा, और इसीलिए मैं चाहता था कि लोगों को टीम हैंडल करना आना चाहिए, लोगों को टीम हैंडल करना सीखना चाहिए। ये ज़रूर कहूँगा कि जब नॉमिनेशंस हुए या जब ये बात हुई कि आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, तो मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं गया। जो मुझे ठीक लगता था, जो मैं उचित लगता था, वही निर्णय लिया। इसीलिए आखिरी दिन जो है जब बात हो रही थी कि लवकेश को हटाया जाना चाहिए नहीं, तो मैं लवकेश के साथ खड़ा था, अदनान के खिलाफ था। और मैंने जितने भी डिसीजंस लिए उन डिसीजंस के हिसाब से आखिरी में बिग बॉस के घर के निर्णय भी हुए। तो मैं कोई भी डिसीजन लेता था बहुत सोच समझ के लेता था, ये कैलकुलेट करके लेता था कि शो के लिए क्या अच्छा है, शो के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या अच्छा है, क्या बेहतर, कौन लोग आगे चलकर और बेहतर कर सकते हैं। वही मेरे निर्णय का सबसे बड़ा कारण होते थे, कोई ग्रुपिज़म या कोई फेवरेटिज़म नहीं। ओके सर, आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे घर में OTT प्लेटफॉर्म है और OTT के हिसाब से कंटेस्टेंट्स भी चुने गए थे, आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ लोगों को अपने फॉलोअर्स का या फिर अपने पॉपुलैरिटी का घमंड वहाँ पर कुछ ज़्यादा है? क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगा कि उन जैसे अरमान की ही फाइट क्यों ना हो या विशाल की ही बात क्यों ना हो, एक जंग छिड़ जाती है जब आप इस तरह की बातें आप देखते हैं, और फिर एक ट्रोलिंग बैकलैश आने लगता है। आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप भी उसको देख चुके हैं घर के अंदर? ट्रोलिंग बैकलैश तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, जब जाऊंगा तब देखूंगा। मैं कल ही घर से बाहर आया हूं और आज सुबह से आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हाँ, ये मैंने ज़रूर महसूस किया कि लोगों को अपने फॉलोअर्स का बड़ा घमंड था। सैटरडे जो वीकेंड का वार होता था, अनिल कपूर साहब ने बार बार ये बात बोली, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो घमंड करता है ना, वो घमंड के साथ ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा भी हुआ है कि रावण ने 9 ग्रह जो होते हैं ना, 9 ग्रहों को अपने दरबार के अंदर बांध के रखा था। लेकिन जब उसका बुरा वक्त आया, वो इतना सर्वशक्तिमान था, लेकिन जब रावण का बुरा वक्त आया तो उसी ग्रहों की चाल ने जो है सब कुछ बदल के रख दिया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा
कि किसी के कितने भी फॉलोअर्स हों, किसी के कितना बड़ा अनुभव हो, लेकिन जब समय बुरा होता है ना तो दुनिया की हर चीज़ बुरी हो जाती है। तो हमको लगता है हमें समय से डरना चाहिए, हमें वक्त से डरना चाहिए। मैं सिर्फ उन लोगों को यही कहूँगा कि फॉलोअर होने का घमंड ना पाले, फॉलोअर होने का गर्व पाले। हाँ, इतने लोगों को से वो जुड़े हुए हैं, इतने लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, को जो है वो प्रभावित करते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो भी सोशल मीडिया पे काम करता हो उसे सोशल मीडिया स्टार कहा जाए, लेकिन इन्फ्लुएंसर ना कहा जाए, क्योंकि इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा शब्द है। और जब मैं अपने ओपनिंग के अंदर विशाल और लवकेश से बात कर रहा था तब मैंने उनको यही बोला कि भाई आर्मी बहुत बड़ा शब्द है। आप कहते हैं आपके पास फॉलोअर्स की आर्मी है, आर्मी बहुत अलग शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। आर्मी वो है जो हमारे देश की रक्षा करती है, आर्मी वो है जो निस्वार्थ होती है। लेकिन ट्रोलिंग और ये जो बैकलेश होते हैं ये किसी स्वार्थ के कारण होते हैं, किसी के फेवर में होते हैं, किसी के खिलाफ होते हैं। इसमें आर्मी शब्द का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। आप ये कह सकते हैं मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स, तो मुझे इस शब्द से थोड़ी आपत्ति है। मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है कि कोई एकाएक इन्फ्लुएंसर बन जाए, जिस शब्द के बारे में ना तो उसने पढ़ाई की है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको वो इन्फ्लुएंस करने लगे। तो मैं अपने सोशल मीडिया पे जो हमारे यंग जनरेशन जुड़ी हुई है, मैं ये कहूँगा आप फॉलो करें, आप देखें, लेकिन फ़ैसले अपने आधार पर करें। इस आधार पर मत करें कि आपका फेवरेट सोशल मीडिया स्टार क्या कह रहा है। फ़ैसले इस आधार पर करें जो आप पढ़ते हैं, जो आप समझते हैं, जो आपके बड़े बूढ़े समझाते हैं और जो आने वाले समय में आपके लिए बेहतर हो। इस आधार पर फ़ैसले होने चाहिए। कोई आपको रील्स पर या अपने वीडियो में या ब्लॉग में कुछ समझा रहा है, कुछ कह रहा है, उसके आधार पर उनके फॉलोअर्स के फैसले नहीं होने चाहिए। ओके, लास्ट सवाल ये है सर, आप एक होस्ट रहे हैं और एज अ अनिल कपूर को एज अ होस्ट आप कैसे देखते हैं और आपके लिए विनिंग क्वालिटी किसके अंदर है? अनिल कपूर बहुत अच्छे होस्ट हैं और ये मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है कि अनिल कपूर साहब जब शो के होस्ट थे तब मैं बिग बॉस के घर में गया। मेरे लिए बड़े चेरिश करने वाली बात है। अनिल कपूर, हमको कहा जाता है कि अ से अनुशासन, और मैं अ से अनिल कपूर भी कहूँगा क्योंकि अनुशासन अनिल कपूर में कूट कूट कर भरा है। मेरे लिए गर्व की बात है और मेरा ये मानना है जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा शिवानी और विशाल पांडे ये मुझे थोड़े अलग लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं, आउटस्टैंडिंग लगते हैं। हालांकि सभी लोग अच्छा खेल रहे हैं तो मैं भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, दर्शकों को देखने देना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जो भी फाइनल में पहुँचेगा वो बहुत काबिल होगा और जो काबिल होगा वही जीतेगा।